हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो फिजिक्स में पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही थी उसका आज कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर होने वाला है। इसमें मैंने इन दोनों चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक्स को कवर किया है और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं पीवाईक्यूज। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैपेसिटर इज मेड ऑफ द फ्लैट एरिया एंड द सेकंड प्लेट हैविंग स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। If the area of the each stair is a by 3 and the height is d, the capacitance of the arrangement है ना। तो इसको देखो, हमारे पास एक ऐसा स्टेयर लाइक अरेंजमेंट दे रखा है कैपेसिटर का, ठीक है। एंड इसका जो एरिया है, हर एक उसका एरिया कितना ए बाई थ्री एंड ए बाई थ्री दे रखा है, ठीक है। ये डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, चीज नहीं है, ठीक है। तो इसका हमें नेट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। सो देखो, ये तीनों अगर इनको हम तीन अलग अलग कैपेसिटर कंसीडर कर लें, ठीक है, तो तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। इनको हम C1 C2 C3 बोल देंगे, C1 C2 C3, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, C1 C2 C3 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले C1 देखते हैं। तो C1 अगर हम निकालेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई थ्री, तो ए कितना है, A/3, ठीक है। एंड एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी आ गया C1। सेकंड सिमिलरली C2 निकालेंगे तो C2 के लिए जो डी है हमारा वो कितना हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी ये वाला और ये वाला डी, ठीक है। तो 2D हो जाएगा हमारा। ये कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन थ्री, एरिया A/3 था, A/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D, मतलब इंटू 2 इंटू डी। तो इसको 6D लिख सकते हैं सीधा, ठीक है। ये 6 लिख देंगे इसको। एंड देन हम निकालेंगे C3। तो C3 हमारा कितना आ जाएगा, C3 आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 इंटू 3D, तो 9D हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से C1 C2 C3 आ गया। अब C1 C2 C3 आ गया तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी अपॉन 18 एंड ये 3 6 टाइम्स जाएगा, 6 3 टाइम्स प्लस 2। सो कितना जाता है, 6 3 9 एंड 2 11 11 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 18 आंसर आ जाता है हमारा। सो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 18 डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अ कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस C and the voltage V is connected to the capacitor of the capacitance 2C and voltage 2V, then the loss in energy is x E/3, then the x will be। सो देखो, हमारे पास कैपेसिटर दे रखे हैं, एक C और V दे रखा है, दूसरा 2C एंड 2V दे रखा है, और इन दोनों को क्या कह रहा है, कनेक्ट कर दिया गया आपस में। देन लॉस इन एनर्जी हमें बताना है, ठीक है। सो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे पास C और V है तो इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो क्या अप्रोच रखेंगे कि इनिशियली हमारे पास एनर्जी थी जो वो हाफ CV² थी प्लस हाफ इंटू 2C इंटू 2V² है ना। तो ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी। एंड फाइनली जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो इनके बीच का जो पोटेंशियल वो बदल जाएगा, ठीक है। तो उस पोटेंशियल को निकालेंगे तो VF कितना आ जाएगा, CV प्लस 2C इंटू 2V अपॉन नेट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन का हो जाएगा 3C, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5CB/3C, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से जो नेट कैपेसिटेंस वो कितना जाता है, 5/3 वोल्ट, ठीक है। अब हम E1 और E2 एनर्जीज निकाल लेंगे दोनों कैपेसिटर की। तो E1 कितना हो जाएगा, 1/2 CV², तो CC है एंड 25/9 हो जाएगा V², ये हो जाएगी। एंड E2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2C इंटू, एंड ये कितना हो जाएगा, V² यहाँ पर 25/9 V², और यहाँ पर 2C था कैपेसिटर्स, ठीक है। तो E1 प्लस E2 अगर हम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 75CV²/18, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। एंड इसको सिंप्लीफाई करके अगर थोड़ा सा लिखें तो क्या जाएगा, 25/6 CV², ठीक है। सो नेट लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो 9/2 CV² माइनस 25/6 CV²। सो यहाँ से हमारे पास जो नेट लॉस इन एनर्जी आ जाएगा वो कितना जाएगा, 2CV²/6, ठीक है। सो आ जाएगा 1/3 CV²। अब देखो, जो हमारा आंसर दे रखा है वो XE/3 के फॉर्म में दे रखा है ना। एंड E क्या होता है,
ई क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स बाई थ्री इंटू 1/2 सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 सी वी स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। सो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था, बेसिकली इसमें क्या करना था कि तुम्हें जो कनेक्ट करने के बाद फाइनल वोल्टेज है वो निकालना है, उसके बाद हम दोनों कैपेसिटर की एनर्जी निकाल लेंगे, उसको ऐड करके नेट जो पहले एनर्जी थी उससे माइनस कर देंगे, तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है, एनर्जी में लॉस कितना हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कैपेसिटर ऑफ द 10 माइक्रोफैरड capacitance whose plates are separated by 10 mm through the air and each plate has the area is equal to 4 centimeter square is now filled equally with the two dielectric media k1 is equal to 2 and k2 is equal to 3 respectively as shown in the figure. The new force between the plates is 8 Newton, the supply voltage, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास एक पहले कोई कैपेसिटर था, उसका जो कैपेसिटेंस था वो कितना था, 10 माइक्रोफैरड था, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। एंड देन बोल रहा है कि उसको इक्वली फिल कर दिया गया है, k1 इज इक्वल टू 2 एंड k2 इज इक्वल टू 3 इन दो डायलैक्ट्रिक से। तो अब हम निकाल लेंगे, फिर बता रहा है कि इस एंड देन इसका जो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स वो 8 न्यूटन हो जाता है। सो हमें बताना है वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अप्रोच क्या रखनी है, हम पहले इन दोनों कैपेसिटेंस को निकाल लेते हैं कितने आएंगे, ठीक है। तो पहले जब डायलैक्ट्रिक फिल करेंगे इधर वाले में तो कितना हो जाएगा, ये k2 इज इक्वल टू 2, तो एंड एरिया इसका a/2 हो जाएगा और इसका भी a/2 हो जाएगा एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स d ही रहेगा। सो पहले अगर a एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो तो अब क्या हो जाएगा, 2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एंड एरिया a/2 होगा, तो मतलब सेम ही रहेगा। तो इसका जो कैपेसिटेंस C1 है वो कितना आएगा, 10 माइक्रोफैरड एंड सिमिलरली C2 कितना आ जाएगा, 15 माइक्रोफैरड अगर निकालेंगे, ठीक है, कि 3/2 हो जाएगा वो, तो 15 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ये दोनों कैपेसिटेंस आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना कि नेट फोर्स इनके बीच का पता है हमें, और हमें बताना क्या है कि जो इनके बीच का वो वोल्टेज है वो कितना होगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऐसे ही तो नेट फोर्स, ये हमारा नेट फोर्स बिटवीन प्लेट्स आता है, ठीक है, नेट फोर्स बिटवीन प्लेट्स आता है। तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों प्लेट्स के लिए हम लगाएंगे, तो पहला C1 कितना है, 10 माइक्रोफैरड, तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा पहले में तो 10 V आ जाएगा एंड सिमिलरली दूसरे का 15 भी चार्ज आ जाएगा एंड इन दोनों को लिख के 8 न्यूटन के इक्वल सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी और ये बहुत अच्छी खासी कैलकुलेशन हो जाएगी। सो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो, तो इसको तुम लोग करो और कमेंट करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इज, एक फिगर दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। तो इस वाले इसके इन पॉइंट्स के बीच में तो देखो, सबसे पहले अगर इस पॉइंट की बात करो तो इसका अगर मान लो पोटेंशियल कुछ V होगा, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड यहाँ पे तो वही सेम यहाँ भी होगा एंड इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वही होगा, इसके बीच में कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसका और इसका भी पोटेंशियल वही होगा, ठीक है। तो इन दोनों कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच का जो नेट पोटेंशियल है, इनके बीच का जो नेट पोटेंशियल हो कितना आ जाएगा, 0। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस बचे वो ये दोनों बचे कैपेसिटर, ठीक है। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो C+C कितना आ जाएगा, 2C। तो हमारा 2C आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 5. The distance between the two plates of the capacitor is D and its capacitance is C1. When air is the medium between the plates, if the metal sheet of the thickness 2D/3 of the same area is introduced between the plate, the capacitance between C2. So ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले हमारे पास कोई एक कैपेसिटेंस था, उसके बीच की थिकनेस D थी, एरिया A था, तो हमें उसका कैपेसिटेंस दे रखा था C1, ठीक है, कुछ होगा, ठीक है। तो वो क्या लिखेंगे हम, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, ठीक है। एंड देन बोला कि 2D/3 थिकनेस का एक मेटल सीट इंसर्ट कर दिया इसमें, अब इसमें मान लो तुम 2D/3 थिकनेस की एक मेटल सीट इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो ये मेटल हो गया, इसका डायइलेक्ट्रिक कितना होता है, इनफाइनाइट डायइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। सो अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो नेट कैपेसिटेंस इसके बीच में आएगा, ठीक है। सो अब थिकनेस कितनी बची, D/3 बची। सो अब क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट D/3, सो 3 ऊपर आ जाएगा, ये हमारा C2 हो जाएगा और ये C1, तो C2:C1 3:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक क्या लगा दिया, देखो जल्दी करने के लिए
कि जो मेटल होता है उसी से कैपेसिटर बनता है, ठीक है, मेटल का कैपेसिटर बनता है। अगर हमने मेटल की ही प्लेट बीच में इंसर्ट कर दी तो उसने, अगर हम देखो पहले हमारे पास ये कैपेसिटर था तो इसके बीच की कुछ थिकनेस डी रही होगी, लेकिन हमने इतनी तो मेटल ही डाल दी, ठीक है, तो इसका तो कोई, इसके बीच में तो कोई कैपेसिटेंस नहीं आने वाला क्योंकि कोई डाइलेक्ट्रिक तो है नहीं, ठीक है, तो इसके बीच में जो कैपेसिटेंस है वो आएगा। सो इस कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, तो 3:1 आंसर हमारा आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोन इन द फिगर बिलो द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इज। तो स्टेडी स्टेट में हमें चार्ज बताना होगा, जब भी चार्ज स्टोर की बात करें तो स्टेडी स्टेट में चार्ज बताना होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो स्टेडी स्टेट में इस रजिस्टर के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा, ठीक है, इस रजिस्टर के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा, तो मतलब जो भी करंट आएगा इसके थ्रू जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हो जाएगा 10 और 110 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन करंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें देखो चार्ज स्टोर निकालना है, तो अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे तो उससे हमारा आ जाएगा कि कितना चार्ज स्टोर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से देखो तो हमारा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 110 ओम, ठीक है। सो करंट कितना आ जाएगा 10/110, इतने एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इससे, ठीक है। सो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज इंटू 100 कर देंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वोल्टेज। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो 10/110 इंटू 100 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारे पास वोल्टेज था, इसमें हमने कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास चार्ज आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 10⁻⁻3 हो जाएगा एंड 1.1/110, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा एंड 100 टाइम्स ये चला जाएगा। सो ये जाएगा कितना 10⁻⁻5, तो माइक्रोकुलाम में चार्ज कितना 10 माइक्रोकुलाम्स हमारा क्या है चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था दो पॉइंट्स के बीच का एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर देना था विद कैपेसिटेंस, तो हमारा जो है चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन दिस फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 2 इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 4 वोल्ट, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस C1 एंड C2। C1 एंड C2 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल बताना है, तो हम फिर से स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। तो देखो जब हमारे पास स्टेडी स्टेट होगा तो करंट यहाँ से आएगा इस डायरेक्शन में एंड यहाँ से फ्लो होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 6 + 2 + 8, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 16। सो करंट हमारे पास आ जाएगा 4/16, मतलब 1/4 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इन कैपेसिटेंस से ऐसे, इन रजिस्टर से ऐसे। तो देखो सॉरी, तो अगर हम देखें यहाँ पर वोल्टेज हम मान लेते हैं 4 वोल्ट, तो पॉइंट वी पर कितना होगा, पॉइंट वी पर वोल्टेज निकालने के लिए 1/4 इंटू 6, पोटेंशियल डिफरेंस 3/2 आ जाएगा, तो मतलब 3/2 कम हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट बी पर, तो वोल्टेज एट बी कितना हो जाएगा 4 - 3/2, ठीक है। सिमिलरली वोल्टेज एट सी निकाल सकते हैं, वोल्टेज एट डी निकालेंगे, तो वोल्टेज एट सी कितना होना चाहिए, तो वोल्टेज एट सी निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में जो निकालेंगे वो कितना जाएगा 1/4, करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/2 कम हो जाएगा इसमें। तो ये पहले निकाल लेते हैं कितना आएगा, ये 4 - 1.5 तो 2.5 आएगा, उसमें 0.5 और कम हो जाएगा, तो वी एट सी कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। एंड एट डी कितना आ जाएगा 8 ओम रेजिस्टेंस है, तो 1/4 करंट फ्लो कर रहा है, तो जीरो ही होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया। अब देखो C1 और C2 के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, तो अगर हम C1 के बीच में देखें तो 4 वोल्ट माइनस यहाँ पर कितना वोल्टेज है VC 2 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा C1 के बीच में 2 वोल्ट, ठीक है। एंड C2 के बीच में कितना आ जाएगा, B पर कितना था 5/2 वोल्ट एंड D पर कितना है 0, तो 5/2 वोल्ट आ जाएगा C2 पर। एंड हमें इसका रेशियो चाहिए है ना, द पोटेंशियल अक्रॉस द ईएमएफ ऑफ द सेल, द पूछा क्या गया है द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल, तो C1/C2 पे रेशियो चाहिए, तो 5, C1 पे कितना है 2 वोल्ट बाई 5/2 वोल्ट है ना, तो 4/5 आ जाएगा हमारा रेशियो, तो 4:5 जो भी है सही हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई, पर कॉन्सेप्ट देखो क्या रखा है, इसको सब हटा देते हैं।
सिंपली सीधा सीधा लिखना है यहाँ पर वोल्टेज कैसे कैसे लिखें। देखो हमने करंट निकाली, यहाँ पर 4 वोल्ट आया, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 बाई, पोटेंशियल डिफरेंस थे तो हमारे पास 4 वोल्ट यहाँ वोल्टेज था, फिर यहाँ पर हमारा 5/2 हुआ, नहीं 5/2 नहीं हुआ, हाँ 5/2 ही हुआ, एंड देन यहाँ पर हमारा 2 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, एंड देन रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A wire of the resistance R and the length L is cut into 5 parts and joined parallelly, then the resultant resistance। तो आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है, सिंपल देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस R का, लेंथ L का एक वायर है, उसको 5 पार्ट्स में कट कर दिया है, तो R/5 के 5 पार्ट बन जाएंगे। इनको फिर हमने क्या किया, पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, इनको क्या किया हमने, पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। सो तो देखो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/R प्लस 5 बार लिखेंगे तो ये 25/R आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/25। सो ये कुछ था नहीं इसमें कुछ खास इस क्वेश्चन में, बस देख लो एक बार, सिंपल, बहुत सबसे आसान क्वेश्चन यही था। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फिर से एक क्वेश्चन है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैटर्न्स बना के, तो उसी में से एक ये है। तो देखते हैं इसमें ए और बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले अगर इस पॉइंट पे यहाँ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले अगर यहाँ देखो तो ये शॉर्ट सर्किटिंग कराई हुई है। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो तो शॉर्ट सर्किटिंग कराई हुई है, तो मतलब 6 वोल्ट तो खत्म, 6 वोल्ट खत्म, तो मतलब अगर हम इसको फिर से रिड्रॉ करें तो ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनने वाला है ये। ठीक है, और देन यहाँ पर 3 वाला तो था ही पहले से। सो ये 2 ओम एंड ये 2 ओम एंड ये वाला 2 ओम एंड ये 3 ओम एंड ये 3 ओम। ठीक है, तो अब देखो कैसा कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये वाला, अब ये दो रेजिस्टेंस पे देखो, इन दो रेजिस्टेंस को देखो। ठीक है, एक इसको एंड एक इसको। ठीक है, तो ये दोनों किस में है, ये और ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, 1, एंड ये 2 ओम था। अब ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों मिलकर 3 हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ तक अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। ठीक है, ये थ्री एंड ये 3 और ये एक ए और बी। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना, इसको 2 और 1 को 3 कर दिया। सो अब देखो इन सबका रेजिस्टेंस निकालना है, 3 रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में, तो और भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ से 3 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो 1 ओम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या किया, बेसिकली सबसे पहले हमने इसको शॉर्ट सर्किटिंग कराई, यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग कराई, 2 ओम का यहाँ पर हो गया 1 ओम, एक और दो मिलके सीरीज में 3 हो गया, 3 3 3 पैरेलल में तो 1। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी 0 फॉर दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट में बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, उसके लिए वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो समझ गए होगा ना, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप क्वेश्चन है कुछ। तो रेजिस्टेंस देखते हैं, तो ए बी वाला देखते हैं, तो 12 12 24 और 24 से कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 12 24 से सीरीज में एंड 24 पैरेलल में, तो 12 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसका देखें तो 1 1 पैरेलल में है, तो 0.5 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 0.5 ऑलरेडी है। ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे 12 12, ये 6 हो जाएगा, एंड प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशियो सेम होना चाहिए, किसके लिए, कि बी और डी के बीच में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो, ताकि कोई करंट फ्लो ना करे। व्हीटस्टोन ब्रिज यही बोलता है। ठीक है, तो ऊपर हमारा डिस्टेंस 12 है, एंड नीचे हमारे पास कितना है, 6 प्लस एक्स। ठीक है, 6 प्लस एक्स, एंड जो इधर रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 एंड 0.5, तो 0.5 बाई 0.5 1 हो जाएगा। 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना, 1, तो हमारा जो एक्स कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, तो हमारा एक्स कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो है, सो एक्स हमारे पास यहाँ से सीधा 6 आ जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा जो करेक्ट हो जाएगा। सो सिंपल क्वेश्चन था, व्हीटस्टोन ब्रिज पे था, बस टॉपिक कवर करने के लिए समझ लो, ऐसा हो गया है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से बताना है। तो अब देखो इसमें क्या, ऐसे क्वेश्चन जब देखो दिखे कि शॉर्ट सर्किटिंग की गई हुई, सीधे सीधे वायर कनेक्ट कर दिए गए, तो उस केस में क्या किया करो कि जो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है उनको सेम जो है नाम देके या सेम ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट देके उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जैसे मान लो देखो यहाँ पर है, ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट वायर से कनेक्ट किए गए हैं, सीधा तार लगा दिया गया है, तो इसका मान लो पोटेंशियल कुछ 1 होगा। 1 क्या मतलब, इस पॉइंट को 1 बोल देते हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये वाला तार भी है, तो ये 2 और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे। हम पॉइंट ए ले लेंगे इसको, पॉइंट बी इसको ले लेंगे, यहाँ पर 1 बोल देंगे, यहाँ पर 2 बोल देंगे, ठीक है। सो अब देखो क्या दे रखा है, पॉइंट सबसे पहला रेजिस्टेंस 6 ओम, ये किसके किसके बीच में, ए और 1 के बीच में है, ठीक है। तो ए और 1 के बीच में हमने 6 ओम ले लिया, इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देन 1 और 2 के बीच में 10 और 5 कितने दे रखे हैं, 15। 15 ओम 1 और 2 के बीच में दे रखे हैं, ठीक है, तो ये 15 हो गया, इसको 15 लिख देते हैं, ठीक है। सिमिलरली फिर देखो 1 और 2 के बीच में ही 7 और 8 फिर से 15 दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे अगर हमने देखो नाम दे दिए तो कितना इजी होता जा रहा है, देखो भी सिंपल सा सर्किट ड्रॉ होके बन जाएगा। देन फिर से 1 एंड 2 के बीच में 4 और 11, 15 फिर से दे रखा है, ठीक है। क्या हुआ, तो फिर से हमारे पास 15 दे रखा है, ठीक है, ये भी 15 है। देन ये भी हो गया और ये दोनों भी हो गए। देन इसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस बताओ किसने किसके किसके बीच दे रखा है, 2 और बी के बीच में, ठीक है। तो 2 और बी के बीच में कितना दे रखा है, 8। सो ये अब हमें यहाँ पर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका कोई भी इजीली निकाल सकता है। देखो 6 ये हो गया, 15 15 15 के 3 है, तो ये पैरेलल में है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड ये 8 हो जाएगा। अब सब सीरीज में हो जाएंगे, तो 6 5 11 और 8 19 ओम हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो सर्किट रिड्रॉ करके कितना इजी हो गया है क्वेश्चन, देखो तुम देखो सर्किट रिड्रॉ किया और कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो इसमें क्या किया है, बस देखो यहाँ पे नेमिंग कर दी है, 1 2 जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं, इक्वी पोटेंशियल मतलब पॉइंट्स, उनको हमने नाम दे दिया 1 1 2 2, रिड्रॉ कर दिया, बेसिकली कितना सिंपल हो गया, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर इज 1 ओम रजिस्टर इज n by 10 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ n, ऐसा सर्किट दे रखा है। तो इस किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन है, इसको कमेंट करो, इसका आंसर खुद से सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। इसका आंसर खुद से सॉल्व करके कमेंट करो, क्योंकि तुम्हारा रिवीजन आई थिंक हो गया होगा अब तक तो सारे चैप्टर्स का, इसलिए इसको खुद से सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, two cells are connected between points A and B as shown. The cell 1 has the EMF is equal to 12 volt and the internal resistance of the 3 ohm. The cell 2 has EMF is equal to 6 volt and the internal resistance of the 6 ohm and external resistor R of the 4 ohm is connected across A and B. The current flowing through R. So देखो हमने क्या किया यहाँ पर, देख लेते हैं फिगर। तो पहले हमारे पास एक 12 वोल्ट है बैटरी, एंड एक हमारे पास 6 वोल्ट है, ऐसे रिवर्स पोलैरिटीज में पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, 12 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। तो हमें, और इसका रेजिस्टेंस भी लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना है पहले वाले का 3 ओम एंड दूसरे का 6, 3 ओम एंड 6 ओम, ठीक है। एंड इसको कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस 4 ओम के साथ। तो हमें बताना क्या है, करंट बताना है 4 ओम से कितना फ्लो करेगा, ठीक है। सो देखो हम यहाँ पर नेट ईएमएफ निकालेंगे, तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब अगर यहाँ पर देखो तुम, तो पैरेलल केस में हम क्या करते हैं, सेम पोलैरिटी में ईएमएफ को मतलब होता है, तब ये फॉर्मूला होता है जब सेम पोलैरिटी में मतलब कनेक्टेड हो। पर यहाँ पर अगर देखो तो जो निगेटिव है वो इधर पॉजिटिव की तरफ कनेक्टेड है ना, तो इसके लिए हम एक माइनस का साइन पुट करेंगे एंड सिंपली हमारा हो जाएगा ये। तो देखो क्या होगा, 12 पहला जो हमारे पास है वो कितना है, 12 वोल्ट है एंड 3 है, माइनस 6 वोल्ट बाई 6 ओम रेजिस्टेंस, प्लस रेजिस्टेंस हमारा कितना है 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 4 एंड 1, तो 4 माइनस 1 3 बाई 1/2 हो जाएगा, एंड 2 पर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 वोल्ट हमारा आ जाएगा नेट ईएमएफ, ठीक। नेट ईएमएफ हमारा जो आ गया इस कॉम्बिनेशन का बैटरी के, वो कितना आ गया, इस कॉम्बिनेशन का बैटरी का नेट ईएमएफ आ गया 6, ठीक है।
एंड जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो नेट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/r। तो ये r इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से 2 ओम आ जाता है, ठीक है। इसका नेट रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया, ठीक है। सो हमें करंट निकालनी है, इससे कितनी फ्लो करेगी, तो 2 + 4 ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का 6 ओम। द करंट इज इक्वल टू 6 वोल्ट बाई 6 दैट इज 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट क्या है, फ्लो करेगा इससे, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर पहले नेट ईएमएफ निकाला, देन बैटरी का जो नेट रेजिस्टेंस था वो निकाला, एंड देन हमने करंट को फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपल सा हो गया ये भी, इसमें कुछ ऐसा था नहीं खास, बस इस फॉर्मूले का थोड़ा सा ध्यान रखना था, एंड इस माइनस वाले साइन का भी, इस माइनस वाले साइन का भी ध्यान रखना था। ये ध्यान देना था कि यहाँ पे जो बैटरीज कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज 2 ohm and 3 ohm at 10 degree and 30 degree respectively. The temperature coefficient of the resistance of the metal wire of the material of the wire. So देखो हम में दिया हुआ है रेजिस्टेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो 10 डिग्री पे हमें जो दिया हुआ है वो कितना है, 2, एंड 30 डिग्री पे 3 ओम। सो हम मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास कुछ आर नॉट रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। सो अगर हम इसको इस आर नॉट से हम 10 डिग्री वाला रेजिस्टेंस लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 + अल्फा डेल्टा टी। अल्फा इज द जो भी हमारा कोफिशिएंट है वो हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक। सिमिलरली आर नॉट ब्रैकेट में 1 + अल्फा इंटू 30 डिग्री चेंज हुआ टेम्परेचर में, तब हमारा रेजिस्टेंस कितना, 3 ओम। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 30 अल्फा इज इक्वल टू 2 + 60 अल्फा, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 30 अल्फा, एंड अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो 1/10 मीन्स 0.033 करके कुछ जो भी होगा वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या किया है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन कहाँ गया। सोल्यूशन तो हमने आर नॉट 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस मान लिया कुछ, एंड देन 10 डिग्री पे 2 ओम एंड 30 डिग्री पे 3 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है, उन दोनों के फॉर्मूलों को लिखा, एंड देन इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, एंड हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। The H amount of the internal energy is developed by the resistor in 10 seconds when the current is 4 ampere is passed through it. If the current is increased to 16 ampere, the thermal energy developed by the resistor in 10 seconds. तो हीट एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी डायरेक्ट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होती है, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी होती है। सो पहले हमारे पास करंट कितना, 4 एम्पियर था, 4 एम्पियर पे एच अमाउंट था, एंड देन हमने इसको करंट को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो जो हमारा हीट जनरेटेड हो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 16 टाइम्स, ठीक है। तो 16H हमारी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है, a galvanometer of the resistance 100 ohm when connected in the series with the 400 ohm measures the voltage up to 10 volt, है ना। कि एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है 10 ओम का, when connected in series with 400 ohm measures the voltage up to 10 volt, the value of the resistance required to convert the galvanometer into ammeter to read up to। तो शंटिंग करनी है हमें रेजिस्टेंस में बेसिकली, एंड हमें निकालना है कि रेजिस्टेंस कितना शंट करना पड़ेगा ताकि वो इतना करंट जो है वो मेजर कर सके, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल। सो शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। फिर आई जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का करंट, एंड आर जी क्या होता है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का करंट डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बट हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, हमें पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, एंड जब 10 वोल्ट पोटेंशियल एंड गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, एंड 4 ओम के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे पास यहाँ से आई जी आ जाता है कितना, 10/500, ठीक है। ये सिंपल हमने आई जी निकाल लिया यहाँ से, तो शंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.02, ठीक है। ये 0.02 हमारे पास आई जी आ जाता है, तो शंट रेजिस्टेंस 0.02 इंटू आर जी रेजिस्टेंस ऑफ द
गैल्वेनोमीटर 100 दे रखा है एंड आई हमें क्या रिक्वायरमेंट है 10 एम्पियर की एंड आई जी फिर से 0.02। एक बार आई जी का देख लो कैसे निकाला है। यहाँ पर देखो 10 वोल्ट मेजर कर रहा है वोल्टेज, ठीक है, 400 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है एंड 100 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस उसका इंटरनल है। सो 10/500 सीधा कर दिया एंड ये 5 0.2 एंड 0.02 हमारे पास आ जाता है यहाँ से आई जी, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे देन हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 2 आएगा ऊपर ही अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 9.98, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो वो देख लेना उसके हिसाब से क्या सही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। सो क्वेश्चन नंबर देखते 17, द गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ द 50 ohm and it allows the maximum current of the 5 milliampere. It can be converted into the voltmeter to measure up to 100 volt by connecting in series a resistor of the resistance. तो फिर से अब पहले हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया, अब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास उसकी करंट दे रखी है मैक्सिमम आई जी दैट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर एंड उस केस में बताना है मेजर्स अप टू 100 वोल्ट बाय कनेक्टिंग सीरीज। 100 वोल्ट का वोल्टेज हमें क्या करना है वो करना है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू इसका भी सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, आई जी ब्रेकेट में R प्लस आर जी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी है तो ये भी हो जाएगा। V कितना है 100 वोल्ट है एंड हमारे पास आई जी कितना है 5 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज R प्लस आर जी आ जाएगा एंड हमें R चाहिए तो माइनस आर जी इसमें से और कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ माइनस R कितना था आर जी मतलब कितना था 50 ओम, ठीक है। सो 20 इंटू 10⁻³ मीन्स 20,000 में से 50 घटा देंगे तो 19,950 हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं बस। देखो जब हम कभी एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आता है आई जी आर जी आई माइनस आई जी, ठीक है। एंड जब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो आई जी ब्रैकेट में आर प्लस आर जी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको बस ध्यान में रखना है एंड देन ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बस कभी कभी आई जी की वैल्यू नहीं देते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं फिर, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा आई जी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रखी तो हमें निकालनी पड़ी। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन क्या है ना, मीटर ब्रिज व्हेन द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ohm एंड द अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप unknown resistance in the right gap, the balance length is found to be 40 centimeter on shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes by, ठीक है। तो हमारे पास एक मीटर ब्रिज है, उसका जो लेफ्ट गैप है वो 2 ओम है एंड राइट गैप हमारे पास कुछ x था, ठीक है। देन जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है 40 मीटर, द बैलेंस लेंथ इज फाउंड टू बी 40, ठीक है। तो 40 हमारे पास बैलेंस लेंथ है। तो देखो 2/x इज इक्वल टू 40/60 है ना, 100 सेंटीमीटर का सॉरी होता है पूरा मीटर ब्रिज का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास यहाँ से x रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना 2/3, तो x आ जाएगा हमारे पास 3 ओम, ठीक है। 3 ओम हमारे पास x आ गया यहाँ से सिंपल। एंड देन हमने क्या इसने क्या बोल रखा है कि इसको 2 ओम से शंट कर दिया, मतलब 2 ओम से शंट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे पैरेलल में 2 ओम कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन जो हमारी बैलेंस लेंथ हो कितना कैसे चेंज होगी तो वो बताना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर 2 ओम हो गया तो मान लो कुछ L हो जाएगी बैलेंस लेंथ, ठीक है। तो 2 बाई इसको 2 और 3 का जो नेट रेजिस्टेंस 2 इंटू 3 2 बा प्लस 2 + 3 तो कितना आ जाएगा 6/5 एंड तो 1.2 आ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.2, तो 2/1.2 इज इक्वल टू हम ये वाली लेंथ मान लेते हैं L अपॉन 100L, ठीक है। 100 माइनस L हो जाएगी। देन हम यहाँ से L निकाल लेंगे तो 200 माइनस 2L इज इक्वल टू 1.2L, सो 200 इज इक्वल टू 3.2L। सो हमारे पास यहाँ से L आ जाएगा 200 अपॉन 3.2। सो इसको सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड उसको हम करेंगे तो आ जाएगा 40 से माइनस कर देंगे। सो ये वाले 18 क्वेश्चन को मैंने इसमें डिस्कस किया कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला के, इसमें लगभग मैंने हर एक टॉपिक को कवर अप कर लिया है।
सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे जो मैं ऐसे टॉपिक्स पर और वीडियो लेके आऊँ आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।